मूवी कहानी की शुरुआत होती है एक नई विडो हुई औरत जेसिका के साथ, जो अपने सामान को एक कार्गो ट्रेलर में डाल रही होती है रोड ट्रिप के लिए। जब वो तैयारी खत्म कर लेती है तो वो अपने फोन पर एक मैप ऐप खोलती है जो दिखाता है कि वो अपने शहर से बाहर 4 दिन की ट्रिप के लिए नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। जेसिका का सफर शुरू में अच्छा लगता है और वो कुछ देर के लिए ड्राइव का मजा लेती है, लेकिन जब वो हाईवे के रास्ते पर जा पहुंचती है जो कि जंगल के बीच से गुजरता है, तब कुछ अजीब होने लगता है। एक पॉइंट पर वो अपने आप को एक शांत रोड पर पाती है जहां एक काली कार उसके आगे अजीब तरीके से चल रही होती है। काली कार बहुत धीरे चल रही होती है और जब भी जेसिका उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है वो कार अचानक से स्पीड अप कर लेती है। जेसिका को ज्यादा इंतजार पसंद नहीं होता, इसलिए वो तेज चलने का और दूसरी लेन में स्वर्व करने का फैसला करती है, लेकिन वो कार जेसिका की स्पीड के साथ मिल जाती है और उसे राइट लेन में वापस आने नहीं देती। और सिचुएशन तब और खतरनाक हो जाती है जब सामने से एक बड़ा ट्रक आता हुआ नजर आता है, लेकिन वो काली कार फिर भी धीरे होने का नाम नहीं लेती। खुशकिस्मती से जेसिका काली कार को सक्सेसफुली ओवरटेक कर लेती है बस चंद सेकंड्स पहले, जब ट्रक उसे टक्कर मारने वाला होता है। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर वो काली कार फिर से स्पीड अप करके उसका पीछा कर लेती है और उस पर हॉर्न बजाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक इंटरसेक्शन पर अलग हो जाते हैं और जेसिका एक स्टॉप लेती है ताकि एड्रेनालाइन रश के बाद अपना सांस ठीक कर सके। उस शाम जेसिका एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाती है जबकि वो अपने डैड के साथ फोन कॉल पर होती है। फोन कॉल से समझ आता है कि जेसिका की अपनी मॉम के साथ बिल्कुल नहीं बनती, चाहे उसके डैड कितनी भी कोशिश करें कि दोनों सुलह कर लें। कॉल के बीच में जेसिका का ध्यान हट जाता है जब वो देखती है कि वही पुरानी काली कार गैस स्टेशन पर आती है, लेकिन जल्दी से वहां से चली जाती है। उसके बाद जेसिका फैसला करती है कि वो रेस्ट करेगी और शहर के एक छोटे से मोटल में रात गुजारेगी। जब वो वहां होती है उसकी मॉम का फोन कॉल आता है, लेकिन वो फोन उठाना पसंद नहीं करती। सोने से पहले जेसिका अपने और अपने लेट हस्बैंड की पिक्चर्स देखती है और उन अच्छे वक्तों को याद करती है जो दोनों ने साथ गुजारे थे। गम से भरपूर जेसिका के आंखों से कुछ आंसू बह जाते हैं। उसके बाद वो सो जाने का फैसला करती है। सुबह जब वो मोटल से निकलने वाली होती है तो एक अजीब और शेडी नजर आने वाला आदमी जिसके बाजू पर प्लास्टर होता है उसके पास आता है। जेसिका थोड़ी हैरान होती है जब वो अपना तारुफ करवाता है कि वो वही आदमी है जो काली कार चला रहा था। वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है जब वो माफी मांगता है कल के इंसिडेंट के लिए। कहता है कि वो गाड़ी चलाते वक्त टेक्सटिंग कर रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा था। उसके बाद वो जेसिका से और सवाल पूछने लगता है, जैसे कि क्या वो यहाँ आसपास रहती है और वो कहाँ जा रही है, जो जेसिका को काफी अनकंफर्टेबल कर देता है। जेसिका जल्दी से बहाना बनाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो फाइनली शहर छोड़ के निकल जाती है और एक हाईवे पर चलती है जो जंगल के बीच से गुजरता है। लेकिन कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो फिर से उसी काली कार के पास आ जाती है जो रोड के बीच में पार्क्ड होती है और वो शेडी आदमी वहाँ खड़ा हुआ लगता है जैसे वो खो गया हो। जेसिका इस बार बहुत वेरी लगती है और फौरन अपनी कार लॉक कर लेती है। जेसिका फिर अपनी कार का शीशा थोड़ा नीचे करती है और उस आदमी को अपनी बात समझाने का मौका देती है। वो कहता है कि उसकी कार का इंजन बंद हो गया है और वो जेसिका से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे नियरेस्ट गैस स्टेशन तक लिफ्ट दे दे। अपनी सेफ्टी के लिए वरीड जेसिका सजेस्ट करती है कि वो गैस स्टेशन जाकर किसी मैकेनिक को भेज देगी जो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वो आदमी इनकार कर देता है और जिद करता है कि जेसिका गाड़ी से उतरकर उसकी मदद करे। जेसिका को उस पर शक होता है, इसलिए वो फौरन अपनी कार का एक्सीलेटर दबाती है और वहां से निकल जाती है। जेसिका अपना अगला स्टॉप बहुत देर रात को एक और गैस स्टेशन पर लेती है। वहां ब्रेक लेते वक्त वो अपनी मॉम का फोन उठाती है। जेसिका की मॉम नाराज लगती है इस बात पर कि जेसिका ने अपने घर वालों को बताए बिना शहर छोड़ दिया, लेकिन जेसिका अपना फैसला ले चुकी होती है क्योंकि वो ये सब अपने हस्बैंड की मौत के बाद मूव ऑन करने के लिए कर रही है। जेसिका को तब हैरानी होती है जब उसी वक्त वही काली कार पार्किंग
पार्किंग लॉट में एंटर करती है और रेस्ट एरिया में आ जाती है। जेसिका को डर लगता है और वो फौरन अपनी कार की तरफ भागती है, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो गया होता है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वो अजीब आदमी जेसिका की कार के विंडो के पास आ जाता है, लेकिन जेसिका उससे पहले ही अपनी गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन उसके निकलने के रास्ते में एक व्हाइट वैन आकर रास्ता ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमी फिर से जेसिका के पास आ जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ बाथरूम यूज करने के लिए यहाँ आया है और जेसिका अननेसेसरली ओवर रिएक्ट करती है। जेसिका उसकी बात को इग्नोर करते हुए व्हाइट वैन के हटने का इंतजार करती है और जैसे ही रास्ता क्लियर होता है वो फौरन ड्राइव करके वहां से निकल जाती है। जेसिका अपनी कार को जितना तेज चला सकती है चलाती है, लेकिन अपने रियर व्यू मिरर में वो देखती है कि काली कार अब भी उसका पीछा कर रही है। इसी वक्त जेसिका फैसला करती है कि वो 911 को कॉल करेगी और रिपोर्ट करेगी कि उसका पीछा किया जा रहा है। लेकिन जब 911 ऑपरेटर उससे लोकेशन पूछता है तो जेसिका और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, क्योंकि उसे खुद भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता होता। जेसिका का पैनिक और बढ़ जाता है जब वो देखती है कि काली कार स्पीड अप कर रही है, लेकिन हैरानी उस वक्त होती है जब वो कार अचानक उसे ओवरटेक कर लेती है और रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि वो शेडी आदमी की कार नहीं थी। जेसिका 911 ऑपरेटर को बताती है कि ये सिर्फ एक फॉल्स अलार्म था और वो थोड़ी देर के लिए काम फील करने लगती है, लेकिन शायद मैंने जल्दी बोल दिया, क्योंकि उसके फौरन बाद जेसिका अचानक अपनी कार का कंट्रोल खो देती है और गाड़ी रोड के किनारे से उतर जाती है। जब वो कार से उतरकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके कार्गो ट्रेलर का एक टायर फट गया है। इत्तेफाक से उसी वक्त वो काली कार उसकी तरफ आने लगती है, जो फौरन जेसिका के फाइट या फ्लाइट इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर देता है। जेसिका जल्दी से अपने कार से कार्गो ट्रेलर को अनहुक करती है और कार में वापस बैठ जाती है, लेकिन वो टाइम पर कार स्टार्ट नहीं कर पाती। इस बार वो शेडी आदमी जो अब तक अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, सब्र का दामन छोड़ देता है और जेसिका की कार का शीशा तोड़ देता है। जेसिका उसके खिलाफ थोड़ी देर तक फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी जेसिका से ज्यादा ताकतवर होता है और तेज दिखाई देता है। वो जेसिका को एक सेडेटिव का इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब जेसिका होश में आती है तो वो अपने आप को एक अजीबो गरीब कमरे में पाती है, जहाँ विंडोज पर बार्स लगे होते हैं और लॉन के इर्द गिर्द बार्ब वायर की फेंसिंग होती है। जेसिका कोशिश करती है कि वो लॉक डोर के पार देखे, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो उसकी मदद कर सके। जेसिका को फिर से बाहर कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं, जो किसी और के नहीं बल्कि उसी शेडी आदमी के होते हैं। वो स्मगली उसके सामने आकर देखता है और जब जेसिका उससे गुजारिश करती है कि वो उसे छोड़ दे तो वो सिर्फ उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो आदमी जेसिका को तब तक नहीं देखने आता जब तक कि रात हो नहीं जाती। रात के अंधेरे में वो अपनी फ्लैशलाइट लेकर पिच ब्लैक कमरे में आता है और जेसिका के पास आकर एक ल्यूड मुस्कुराहट के साथ रुकता है। जेसिका फिर से उससे रहम की भीख मांगती है और कहती है कि वो उसे पैसा दे सकती है अगर वो उसे आजाद कर दे, लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं और एक क्रीपी टोन में कहता है कि जेसिका पहली शख्स नहीं है जिसने उसे ये बात कही हो। इसी बात को क्लैरिफाई करते हुए वो बताता है कि वो एक सीरियल किलर है। अपनी असलियत दिखाते हुए वो जेसिका से कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे। जेसिका अपनी जान बचाने के लिए एक चाल चलती है और कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागती है वो आदमी फौरन जेसिका तक पहुंच जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो जेसिका को जमीन से घसीटकर कमरे के बीच में ले जाता है और उसके ऊपर झुककर उसका चेहरा कैरिस करने लगता है। उसके बाद वो जेसिका का आईपैड निकालता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो और उसका हस्बैंड खुशी के लम्हे गुजार रहे होते हैं। वो फिर जेसिका के गले में लटके वेडिंग रिंग को देखकर पूछता है कि क्या उसके हस्बैंड ने उससे तलाक दे दी थी। पहले तो जेसिका जवाब देने से हिचकिचाती है, लेकिन आखिर में वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन सीरियल किलर उस जवाब से खुश नहीं होता। वो जेसिका को मजबूर करता है कि वो ये मान ले कि उसके हस्बैंड ने अपने आप को गोली मारी थी और वो खुद उसकी लाश के पास पहुंची थी। सुबह जब जेसिका उठती है तो वो फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब वो की होल के जरिए
देखती है तो उसे पता चलता है कि चाबी दूसरी तरफ लटकी हुई है। जेसिका कमरे के आसपास देखती है और उसे कील बीम से चुपटी हुई नजर आती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कील को निकालती है। उसके बाद वो अपनी जैकेट को फ्लैट करके दरवाजे के नीचे से बाहर निकालती है और कील की मदद से चाबी को पुश करती है जो नीचे गिर जाती है। जब चाबी नीचे गिरती है तो जेसिका उसे जैकेट के साथ अंदर खींच लेती है। फिर वो चाबी का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसी वक्त सीरियल किलर ग्रोसरी शॉपिंग से वापस आता है, जिसकी वजह से जेसिका जल्दी से क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। वो सीरियल किलर के रूम में एंटर करते ही चुपचाप क्लोजेट के अंदर सांस रोककर खड़ी हो जाती है। जेसिका घबराहट के साथ क्लोजेट के डोर के गैप से सीरियल किलर को देखती है, कोशिश करती है कि वो बिल्कुल चुप रहे। सीरियल किलर इतने में एक फोन कॉल का जवाब देता है जो उसके घर वालों का होता है। कॉल पर उसकी बात उसकी छोटी बेटी से होती है, जिससे वो बहुत प्यार से कहता है कि मॉम को हेलो बोलो और ये भी बताने के लिए कि उसका बिजनेस ट्रिप थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए वो कुछ दिनों में घर वापस आएगा। फोन काटने के बाद वो नीचे बेसमेंट की तरफ चला जाता है। जेसिका इस मौके को समझकर फौरन क्लोजेट से निकलती है और जितनी तेज भाग सकती है घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सीरियल किलर को पता चलता है कि जेसिका भाग चुकी है और वो उसका पीछा करने लगता है। जेसिका बिना रुके भागती रहती है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब वो गिर जाती है। एक शाख उसके पाँव में घुस जाती है जो उसे जोर का दर्द देती है। दर्द के बावजूद जेसिका अपने पांव से वो शाख निकालती है और इसके दर्द से निकलती हुई चीख सीरियल किलर को उसका पता दे देती है। लेकिन जेसिका हार नहीं मानती, वो अपने पांव में चोट के बावजूद लंगड़ाते हुए आगे बढ़ती है। आखिरकार जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, वो मजबूरन एक नदी में उतर जाती है। जब सीरियल किलर उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है, अगरचे वो डूब भी सकती है, लेकिन जेसिका फैसला करती है कि वो पानी में कूद जाए और पानी का बहाव उसे जंगल के दूसरे हिस्से तक ले जाए। इस वक्त मूवी में ये उसके मरने का वक्त नहीं होता, इसलिए वो बच जाती है। पानी का बहाव उसे किनारे तक ले आता है और वो फिर भी जंगल में चलती रहती है, अपने साथ एक लकड़ी लेकर जो उसे चलने में मदद देती है। लेकिन अचानक फुटस्टेप सुनती है, जिसके बाद वो छुप करके रुक जाती है और फिर लकड़ी से उस आदमी पर हमला कर देती है। ये आदमी सिर्फ एक पुराना शिकारी होता है जो अचानक इस हमले से हैरान हो जाता है। जेसिका फौरन उससे माफी मांगती है और कहती है कि कोई उसका जान लेने की कोशिश कर रहा है। वो उससे मदद मांगती है और उसका फोन इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका फोन टूट गया होता है क्योंकि जेसिका ने पहले उसके ऊपर लकड़ी मारी थी। शिकारी को उसकी हालत पे दया आती है और वो उसे अपनी कार की तरफ ले जाता है। फिर वो अपनी वाइफ के हंटिंग बूट्स भी जेसिका को देने का फैसला करता है और दोनों कार में बैठकर साथ सफर करते हैं। शिकारी ने सोचा कि जेसिका को थोड़ा शांति देने के लिए वो अपना लंच का सैंडविच उसे खाने को दे देता है, जबकि वो उसे शांति देने की कोशिश करता है। फिर अचानक उनके रास्ते में गिरता हुआ दरख्त आ जाता है जो उनका रास्ता रोक लेता है। इससे जेसिका घबरा जाती है और दरख्त को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑब्वियसली बहुत भारी होता है और जैसे ही वो मुश्किल में पड़ती है, किलर उनके पास आ जाता है। पुराना शिकारी शांति देने की कोशिश करता है, लेकिन किलर जेसिका को अपनी मेंटली अनस्टेबल बहन बताता है जो घर से भाग गई थी। ये सुनकर शिकारी कंफ्यूज हो जाता है। इस वक्त शिकारी किलर की बात पर यकीन करने लगता है और उसे जेसिका को लेने की इजाजत दे देता है। किलर जेसिका को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे बहुत ज्यादा जोर से पकड़ता है तो शिकारी को शक होता है और वो अपनी बंदूक उठाता है। इस पर किलर को जेसिका को छोड़ देना पड़ता है। जब जेसिका जंगल की तरफ भागती है तो शिकारी कंफ्यूज होकर किलर से उसका फोन मांगता है ताकि अगर जेसिका वाकई उसकी बहन है तो पुलिस उसकी बात को कंफर्म कर सकती है। लेकिन ये बात उतनी आसान नहीं होती। किलर पुराने शिकारी को खून से लथपथ करने के बाद हंटिंग राइफल से उसे मार डालता है ताकि वो शिकारी को खत्म कर सके। इस दौरान जेसिका जंगल के अंदर भागती है जबकि आर्म्ड किलर उसका पीछा करता है। रात हो जाती है और जेसिका एक पत्थर के नीचे तूफान के बीच में रुककर आराम करने लगती है, लेकिन उसकी किस्मत खत्म होती है क्योंकि किलर उसके आसपास होता है। अपने फ्लैश लाइट से उसे ढूंढता है। जब
जेसिका को लगता है कि अब सेफ है तो वो चलने लगती है, लेकिन ये पता चलता है कि वो अब भी वहाँ है और उसके पैर में गोली मार देता है। एड्रेनालाइन से भरी हुई जेसिका फिर भी उससे बचकर निकलने में कामयाब होती है। वो जंगल में झाड़ियों के नीचे छुप जाती है जबकि किलर उसका पीछा करता है। किलर फिर उसे डराने की कोशिश करता है। वो कहता है गन शॉट के साथ उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं बाहर निकलने के लिए, वरना वो खून निकलने से मर जाएगी। इसलिए वो कहता है अभी आकर उससे लड़ने की कोशिश करे, जबकि वो अभी तक जिंदा है। उससे भी ज्यादा तंग करने के लिए वो अपनी राइफल नीचे रख कर कहता है कि अगले 1 मिनट में वो राइफल उठाकर उसे मार सकती है। वो जेसिका को एक और टॉन्ट करता है और इस तक भी जाता है कि उसके मरे हुए शौहर का जिक्र करता है। उसे कावट कहकर उसका गुस्सा बढ़ाने की कोशिश करता है। जेसिका जितना ज्यादा बाहर आने से इनकार करती है उतना ही ज्यादा किलर गुस्सा होता है। वो चीखता है और कहता है कि वो उसे पकड़ने आने वाला है, लेकिन जेसिका काफी होशियार होती है। वो राइफल उठाने नहीं जाती और इंतजार करती है जब तक किलर राइफल उठाता है और चला जाता है। उसके बाद वो छुपके से बाहर निकलती है और ज्यादा चलती रहती है जब तक वो एक दरख्त के नीचे थकन की वजह से सो नहीं जाती। अगली सुबह वो उठकर देखती है कि वो अभी भी जंगल के बीच में है। फिर वो अपने आप को जोर लगाकर मुश्किल रास्ते पर चलती रहती है जब तक उसे कार की आवाज नहीं सुनाई देती, जो किलर की ही कार होती है। किलर डेड हंटर का लाश निकालकर उसे एक शैलो कब्र में डाल रहा होता है। जब वो लाश को दफनाने के लिए कब्र में डाल रहा होता है, जेसिका छुपके से उसकी कार के पास पहुंचती है और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। कार का दरवाजा लॉक नहीं होता तो वो अंदर चली जाती है और कुछ चीजें ढूंढती है जो उसकी मदद कर सकती हैं जब तक वो किलर का फोन नहीं ढूंढ लेती। अफसोस के बाद जब जेसिका फोन ढूंढ लेती है, किलर ने लाश दफनाने का काम पूरा कर लिया होता है, इसलिए वो जल्दी से कार के पिछले हिस्से में छुप जाती है। जब वो कार में वापस बैठता है और दोबारा ड्राइव करना शुरू करता है, वहाँ वो एक टायर रेंच ढूंढती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए और 911 को कॉल करना शुरू करती है, लेकिन वो कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह पाती क्योंकि वो आवाज नहीं कर सकती। जल्द ही किलर को एहसास होता है कि उसका फोन गायब हो गया है। वो आसपास देखता है और जब फोन नहीं ढूंढ पाता तो कार रोक लेता है। जब उसे समझ आता है कि उसकी पोजीशन अब पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है, तो वो कार से कूदकर बाहर निकलती है और टायर रेंच से उसे मारना शुरू कर देती है। किलर फिर मैनिएक्स की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और बार बार अपनी हंटिंग नाइफ से उसे स्टैब करने की कोशिश करता है जब तक जेसिका उसके हाथ पर एक जोर से मारती है और नाइफ को उसके हाथ से छुड़ा देती है। उसके बाद वो उसे टायर रेंच से बार बार घोंट कर मारती है और उसकी कलाई में नाइफ घुसा के स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल खो देने पर मजबूर कर देती है, जिससे उनकी कार क्रैश हो जाती है। जेसिका रैक के बाद मुश्किल से बाहर निकलती है और अपनी धुंधली नजरों के साथ एक हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए देखती है। हेलीकॉप्टर देखकर उसे उम्मीद मिलती है और वो अपनी ताकत जमा करके खड़ी हो जाती है। फिर चलते हुए खुली जगह तक पहुंचती है। इसी दौरान रैक के पास हम देखते हैं कि किलर अब भी जिंदा है। जेसिका अब भी किलर का फोन अपने पास रखती है और उसके फोन से वाइफ को कॉल करने का फैसला करती है। वो उसे कहती है कि उसका हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया है, बल्कि वो असल में एक सीरियल किलर है। जब वो किलर को अपने आसपास देखकर नजदीक आता हुआ देखती है, तो वो कॉल स्पीकर पर लगा देती है ताकि इस किलर को पता चले कि इसकी वाइफ को सब कुछ बता दिया है। जेसिका अपना पूरा नाम वाइफ को बताती है और कहती है कि अगर वो आज मर गई तो इसके लिए उसका हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है। ये बात सुनकर किलर बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत कॉल को एंड कर देता है। जब जेसिका फोन उसकी तरफ फेंकती है, किलर के चेहरे पर पूरी तरह से बेचैनी और हारे हुए होने का इजहार होता है। दोनों का कुछ भी खोने को नहीं होता, इसलिए वो एक खून खराबा में शामिल हो जाते हैं। किलर अपना चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन जेसिका के पास अपना लोहे का टूल होता है जिससे वो उसका मुकाबला करती है। वो कुछ अच्छी मार लगा लेती है रेंच से, लेकिन एक वक्त आता है जब किलर उसकी टांग में चाकू घुसाता है और उसे मार देने के करीब होता है। फिर भी जेसिका हिम्मत नहीं हारती और उसकी टांग पर काट कर उसे जवाब देती है। अब जेसिका का वक्त आता
करता है फर्टेलिटी मूव का, वो उसे गहरा चाकू घुसा देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जब वो पूरी तरह से पक्का कर लेती है कि वो अब जिंदा नहीं रह सकता तो वो थकावट की वजह से जमीन पर लेटे हुए सोती है। उसकी आंखों में पागलपन और दर्द का इजहार होता है जब वो उसे मरते हुए देखती है और मूवी के आखिर में हेलीकॉप्टर आकर उसे उठाता है जिससे जेसिका को अपनी जान की आखिरी उम्मीद मिलती है और यही मूवी कहानी खत्म हो जाती है।